आला उदल की इस वीर रस से युक्त परिपूर्ण कहानी के एपिसोड 15 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, वीडियो आरंभ करने से पहले मेरे पास कुछ 2-4 शंका वाले कमेंट थे। उन कमेंटों के जवाब में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। अधिकांश ने मुझे ये आपत्ति जताई थी कि गुरुजी ढेवा सहदेव के अवतार थे, परंतु ऐसा कुछ आला खंडों में लिखा हुआ है। मेरे पास जितने भी आला खंड हैं उनमें सहदेव का अवतार मलखान को बताया है। श्रोताओं, ये वीडियो में प्रमाण लगा दिया जाएगा। मेरे पास जो आला खंड हैं और जो उपयुक्त प्रमाण की पुस्तकें हैं उनको मैं लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। इस पर मैं अधिक समय खर्च नहीं कर रहा हूं और सीधा आपको एपिसोड 14 पर लिए चल रहा हूं, जहां मैंने बताया था कि मानवगढ़ के महाराज जंबे के दरबार में माहिल उरही नरेश मामा माहिल पहुंच जाते हैं और जंबे को भड़का लिया जंबे को, और जंबे से कहा कि जंबे, इस समय महाराज परमाल तो युद्ध करते नहीं है, क्योंकि महाराज परमाल ने अपने अस्त्रों का विसर्जन अमरा गुरु की आज्ञा से कीरत सागर में कर दिया है। वो अस्त्र नहीं उठाते और दशराज वच्छराज इतने ताकतवर नहीं है कि तुम्हारे इस पुत्र का मुकाबला कर सके, और तुम्हारे पास तो एक से बढ़कर के एक बड़ा योद्धा है, फिर तुम क्यों घबरा रहे हो? मैंने तुम्हें जो वस्तुएं बताई हैं, यदि इनको परमाल सहज में ही तुम्हें दे दे तो युद्ध मत करना, और यदि इन्हें नहीं देता है तो सबको मार मार करके मोहवे की लूट करा लो, मोहवे को उजाड़ दो, मोहवे के जो वनाफर योद्धा हैं उनका अंत कर दो। देखिए श्रोताओ, जब ये बात माहिल की जंबे ने सुनी तो अपने पुत्र को आदेश दे दिया कि कलिंगा, ध्यान से सुनने की बात है बेटे, पहले युद्ध में तुम इन्हीं वनाफरों से हारे थे। ये बड़े लड़ाके वीर हैं, बड़े लड़ैया मोहबे वाले योद्धा, एक से एक सिवाय, अर्थात ये बहुत बड़े वीर योद्धा हैं। रण खेतों में इनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, परंतु तुम्हारे ये महाराज माहिल उरही नरेश जब ये कह रहे हैं कि युद्ध में विजय होगी, जाओ पुत्र, क्षत्रियोचित व्यवहार करो, बड़े बड़े वीर योद्धाओं से सुसज्जित सेना तैयार करो, और इसी समय महोबा पर आक्रमण करने के लिए सेना को कूच करने का आदेश दो। तुम स्वयं प्रधान सेनापति होंगे और तुम्हारे साथ उरही नरेश मामा माहिल भी जाएंगे। देखिए श्रोताओं, माहिल ने जंबे सिंह राजपूत को भड़का लिया और विनाश की नींव रख दी। जंबे ने अपने पुत्र करिया को आदेश दिया और करिया ने सेना को सुसज्जित करने की तैयारी की। सेना सुसज्जित हो रही है करिया की, बड़ी भारी भीड़ युक्त सेना, लगभग वर्णन लिखा हुआ है कुछ पुस्तकों में 3 लाख से ऊपर की फौज लेकर के करिया ने महोबा पर चढ़ाई की। श्रोताओं, 3 लाख की फौज तैयार हो रही है और उन्हीं के शब्दों में मैं 2 पंक्तियां आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। फौजें चल रही गढ़मानों की, वीर बहादुर सुबट जुझार, बड़े लड़ैया योद्धा सज गए, 2-2 लटक रही तलवार, सज सज त्यार भये रणवंका, शंका करत काल की नाएं, और बज गयो डंका, रणभट वंका, सेना देख देख हर्षाएं। इस तरीके से करिया की सेना सज रही है। जो वीर योद्धा हैं वो सेना को देख करके हर्षित हो रहे हैं, और कायर हैं, उन्हें डर लग रहा है। जिनके नव गौने हुए थे, नव विवाह हुए थे, जिनकी नव विवाहिता पत्नियां महलों से अपने पतियों को सुसज्जित होते हुए देख रही हैं और माता शारदा का स्मरण कर रही हैं कि क्या ये जीवित लौट आएंगे। देखिए श्रोताओं, उस समय राजाओं में इसी तरीके के भयंकर युद्ध होते थे। यह भारत सोने की चिड़िया था, परंतु राजाओं के आपसी कलह ने इसकी प्रतिष्ठा को कुछ समय के लिए धूमिल कर दिया था। तो श्रोताओं, बड़े बड़े वीर योद्धा सज जाते हैं और 3 लाख से ऊपर की फौज तैयार करके करिया चल देता है मोहवे की तरफ। मोहवे की तरफ सेना ने कूच कर दिया। मोहवे से
और मानवगढ़ की दूरी है वो 16 दिन का मार्ग लिखा हुआ है। लगभग 350 मील की दूरी बताई जाती है, जो कि आला खंड में लिखी हुई है। कुछ पुस्तकों में लिखी हुई है, कुछ में नहीं है। और 16 दिन का सफर बताया जाता है। करिया की सेना लगातार सफर कर रही है महोबे की तरफ। जो भी गढ़ मार्ग में पड़े उन सब की सीमाओं को पार करते हुए, क्योंकि कलिंगा के पास बड़ी भारी भरकम फौज थी और उस फौज का मुकाबला करने के लिए किसी भी राजा ने कलिंगा का मार्ग रोकना उचित नहीं समझा। करिया कई राज्यों को पार करता हुआ चला आ रहा है महोबे की तरफ और 16 दिन का सफर तय करने के बाद करिया महोबा की सीमा पर आ जाता है। महोबा से 3 कोस दूर अपनी सेना को आदेश दे दिया कि यहां पर तंबू डेरा लगा दिए जाएं, शिविर लगा दिए जाएं और यहीं से युद्ध का संचालन करेंगे। ठहरने की व्यवस्थाएं हर जगह की जाती थी। जैसे मैंने आपको पहले कई एपिसोडों में बताया कि ये राजा महाराजा जब आक्रमण करते थे तो सभी साजो सामान साथ में लेकर के जाते थे और जहां ठहरते वहां राजा के लिए भव्य सुविधा युक्त एक शिविर लगाया जाता था, सेना का कैंप लगाया जाता था और राजा के लिए राजसी सेवाएं प्रदान की जाती थी। वहां भोजन की व्यवस्था जो भी सेना के लिए आवश्यक था, उचित होता था, उसके हिसाब से सेना को भोजन खिलाया जाता था। कुछ सैनिक मदिरापान भी करते थे, कुछ मांस भी भक्षण करते थे। इस तरीके से उनकी बुद्धि को भी भ्रष्ट किया जाता था और वो सैनिक मारने पर उतारू हो जाते थे। फिर दूसरी बात, अपने राजा के लिए लड़ते थे और जब राजा के लिए लड़ते तो उन्हें अपने प्राणों की चिंता ही नहीं होती। मानवगढ़ की संपूर्ण सेना महोबा की सीम पर तंबू डेरा डाल रही है। तंबू डेरा डालने के बाद करिया मन में विचार करने लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मामा माहिल को बुलाया। उरही नरेश मामा माहिल आ जाते हैं और एक अलग मंत्रणा कक्ष में बैठे। राजा जब मंत्रणा करते थे तो उसमें प्रधान सेनापतियों को, बड़े बड़े सामंतों को और सरदारों को बुला करके मंत्रणा की जाती थी। माहिल कहने लगा कि महाराज कलिंगा राय, ध्यान से सुनिए, तुम्हें पहले राजा परमाल के पास एक पत्रिका लिख करके भेजनी चाहिए और उस पत्रिका में वस्तुएं अद्भुत हैं। उन 5 वस्तुओं को राजा परमाल से देने के लिए कहा जाए और यदि राजा परमाल शर्त को मान जाए तो फिर युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर तुम वापस मानवगढ़ लौट जाना। और यदि परमाल उस शर्त को नहीं मानते हैं तो फिर तो युद्ध होना तय है। महोबा के बारे में माहिल बड़े अच्छे तरीके से जानता था कि दक्षराज, वच्छराज और महाराज परमाल ये कदापि नहीं मानेंगे। ये महोबे के बलवान कभी हथियार नहीं डाल सकते, ये मर सकते हैं लेकिन पीछे हटना इनके लिए संभव नहीं था। ऐसा विचार करके, गुप्त मंत्रणा करके और करिया राजा परमाल के लिए पत्रिका लिखता है। और पत्रिका में क्या लिख रहा है? छत्रपति नरपति भूपति, सुनियो महोबे के सरदार, जंबे पिता नाम मम करिया, हूं मानवगढ़ को सरदार। बाज पपैया गज पश्चावत और दे देव नौलखा हार, लाखा पातुर दिव्य नर्तकी, पारस मणि की शोभा न्यार। कै आय मिलियो इन वस्तुन ने ले, कै मैदान गहो तलवार, बंद लिफाफा में खत करके हर कारा से कहो उचार। क्या लिखता है? हे महाराज महोबा नरेश, मैं मानवगढ़ के महाराज जंबे का पुत्र करिया आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बाज पपैया, जो तुम्हारे पास पपैया नामक घोड़ा है, पश्चावत हाथी है, लाखा नर्तकी है, पारसमणि है, इन सभी को हमारी सेवा में लाकर के भेंट कर दीजिए। और यदि इन वस्तुओं को आप देना नहीं चाहते तो कल रणभूमि में, युद्ध के मैदान में आपको हमारे सामने तलवार लेकर के उपस्थित होना होगा। ऐसा उस खत में लिख दिया और खत को लिफाफे में बंद कर दिया और अपने हर कार्य को खत घा दिया कि हर कार्य ये खत लेकर के
आप महाराज परमाल के दरबार में महोबा जाओ और महाराज से कहो कि महाराज आप ये खत पढ़िए, ये हमारे सम्राट कड़िया का खत है। देखिए श्रोताओं, उस खत को लेकर के हरकारा चल देता है और हरकारा जहां महाराज परमाल का दरबार लगा हुआ था, दरबार में महाराज परमाल विराजमान थे, वहां पहुंच जाता है। महाराज परमाल के दरबार में दशराज वच्छराज जैसे वीर योद्धा बैठे हुए थे और महाराज परमाल 7 हाथ के सिंहासन पर विराजमान थे। और उसी समय एक हरकारे का प्रवेश होता है। हरकारे ने महाराज को प्रणाम किया, महाराज के चरणों को स्पर्श किया, क्योंकि हलकारा था, उसका यह कर्तव्य था। हलकारे ने महाराज के सामने जाकर के वो जो पत्र था उस पत्र को प्रेषित कर दिया। देखिए श्रोताओं, आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि हलकारे को कभी मारा नहीं जाता था। कोई भी राजा दूत को मारना अपराध समझते थे, निषेध समझते थे, वो तो केवल सूचना वाहक होता था। हलकारे का जब पत्र महाराज परमाल के हाथ में आया और परमाल ने उस पत्र को पढ़ने की कोशिश की, तो देखिए क्या लिखा हुआ है आलाखंड में। लेके पाती हरकारा ने और राजा को दई गहाए, बाचत पाती धड़की छाती, रोम रोम रिस गई समाए। फड़कत अधर अरुण भय नैना, दो नैनन में जुरत मसाल, हुक्म दयोए चंदेने ने कर में गहो ढाल तलवार। देखिए श्रोताओं, जब ये बात पत्रिका में महाराज परमाल ने पढ़ी तो महाराज परमाल के नेत्र लाल हो जाते हैं, होठ फड़फड़ाने लगे, भुजाएं फड़कने लगी और अपने वीर सेनापति दशराज वच्छराज से कहने लगे, चढ़ो करंगा मानो बारो, बाजई घूम घूम तलवार। दशराज ने परमाले से हाथ जोड़ के कही उचार। देखिए श्रोताओं, जब ये बात महाराज परमाल ने कही कि कलिंगा मानो का राजा और उसका पुत्र है कलिंगा जंबे का, उसने महोबा पर आक्रमण कर दिया है। महोबा पर आक्रमण करने के लिए फौज लेकर के हमारे सीमाओं पर उसकी सेनाएं पड़ी हुई हैं, इसलिए सभी सेना को सुसज्जित करो, रणभूमि के लिए तैयार हो जाओ। और जब ये बात महाराज परमाल की दशराज ने सुनी तो दशराज कहने लगे, राजन परमाल आप घबराएं नहीं, हे महाराज अब तो हम आपके सेवक हैं, परंतु इससे पहले भी जिस समय महोबा पर पहला आक्रमण इसने किया था कड़िया ने, उस समय भी हमने इस कड़िया को इतना मारा था कि मार मार करके बैतवा नदी को भी पार करा दिया था। इतनी मार लगाई थी इन लोगों में। देखिए श्रोताओं, जब ये बात महाराज परमाल सुनते हैं तो आदेश देते हैं कि दशराज अब समय नहीं है, सेना सजाओ, कड़िया धोखेबाज शत्रु है। जो शत्रु एक बार पिटने के बाद वापस लौटता हो तो उस शत्रु का विश्वास करना उचित नहीं होता। हमेशा पराजित शत्रु से खतरा होता है, कभी विजेता शत्रु से खतरा नहीं होता, क्योंकि विजेता शत्रु तो जीत की आड़ में मस्त हो जाता है, आनंद मग्न हो जाता है, जबकि पराजित शत्रु के हृदय में तो अग्नि जल रही होती है। इसलिए हे सेनापति, तुम सेना को तैयार करो और सीमाओं पर अपनी सेना को लेकर के जाओ, और जो माणों की जितनी भी सेना है उसे मार मार के भगा दीजिए। श्रोताओं, अपने महाराज परमाल की बात सुनकर के दशराज ने अपनी सेना को आदेश दिया। सेना सज रही है, झिलम टोप बख्तर पहन पहन करके वीर योद्धा तैयार हो रहे हैं और अपने हाथों में सरोही, ढाल, तलवार, कटार, परिघ, भाला इत्यादि अस्त्रों को लेकर के सैनिक योद्धा सज रहे हैं। हाथी की सेना उस जमाने में युद्ध करती थी। महाराज परमाल के पास 300 हाथियों का वर्णन मिलता है। 300 हाथी रणभूमि में महाराज परमाल की सेना में सम्मिलित थे और घोड़ों की सेना का भी वर्णन मिलता है और पैदल सेना का वर्णन भी मिलता है। दशराज वच्छराज के नेतृत्व में संपूर्ण सेना सुसज्जित हो जाती है। और जब दूसरा दिन प्रातःकाल हुआ तो प्रातःकाल होते ही
दशराज वच्छराज अपनी सेना को लेकर के रणभूमि में बाहर आ जाते हैं, दुर्ग के बाहर आ गए, युद्ध के मैदान में आ जाते हैं। अब देखिए श्रोताओं, दशराज अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ा करके जहां करिया खड़ा था, जहां कलिंगा राय खड़ा था, वही कलिंगा के मोहरा पर पहुंच जाता है, उससे मोर्चा जमा लेता है। कहने लगा, कायर, मरने के लिए क्या तुझे महोबा ही उपयुक्त लगा था? यदि वीरगति ही प्राप्त करनी थी तो किसी और राजा के वहां जाकर के युद्ध करता, क्यों मेरे हाथों से मरना चाहता है? मैं, जो शत्रु एक बार मुझसे पराजित हो जाता है, उस पर दोबारा अस्त्र उठाना नहीं चाहता, परंतु क्या करूं, मजबूर हूं कि तू फिर मुझे अस्त्र उठाने के लिए विवश कर रहा है, चला जा यहां से। श्रोताओं, जब करिया ने यह बात सुनी तो करिया भी उल्टी सीधी बातें करने लगा। बातई बातन बतबड़ बढ़ गो, ये उसी का यानी आलाखंड की ही एक पंक्ति है। बातई बातन बतबड़ बढ़ गो और बतबड़ में बढ़ गई रार, और बात के ऊपर गारी दे दे, गारी दे तो बजी तलवार। बात करने में ही धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और दोनों तरफ से गालियां आरंभ हो जाती हैं, और गाली देते ही वीर थे, योद्धा थे, तलवारें खींच ली गईं, दोनों तरफ से भयंकर युद्ध होने लग गया। देखिए श्रोताओं, अब यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और इसका अगला भाग मैं आपकी सेवा में कल पुनः लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।